दोस्तों हमारा 6 नवंबर को कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। इसके साथ ही आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर, सेकंड वीडियो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब टॉपिक कवर करा दिए हैं। दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे ग्रामर टॉपिक बता दीजिए, तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में ओके आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 5 नंबर के, 5 नंबर की आपके डू डायरेक्टेड आती है, यानी 10 नंबर की टोटल आपकी ग्रामर रहने वाली है आपके पेपर में। अगर ये आपको 10 नंबर फिक्स करने हैं तो आपको कुछ टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अब ग्रामर के टॉपिक है तो ग्रामर देखिए, आप जानते हैं कि एक दिन का टॉपिक नहीं है, 1 घंटे का टॉपिक नहीं है। ओके, इसे क्या है, लगातार पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब ग्रामर के टॉपिक बनते हैं। फिर भी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, डू इट डायरेक्टेड है, उनको जो आपके हमेशा रिपीट होते हैं उनको मैं बताने वाला हूं। और ऐसा नहीं कि आप केवल आपको बताने वाला हूं, कि आपको समझा दूंगा, और ट्रिक है मेरे पास जो छोटी छोटी ट्रिक है उनको मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो 10 में 10 नहीं तो कम से कम 8 नंबर आप आसानी से आप क्या है फिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक की ट्रिक बता दूंगा जिससे आप क्या है तत्काल उस टॉपिक को सीख सकें। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, हमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स लाए तो एक हम क्या है प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको क्या है सबकी ट्रिक बताते जाऊंगा। ओके, इसी बार से फिर हम क्या है डू डायरेक्टिव भी देखेंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बताने वाला हूं जो अक्सर आपके रिपीट होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये आपके टॉपिक है जो एक दिन का नहीं है, एक कुछ मिनटों का नहीं है कि मैं आपको क्या है सभी बता सकूंगे, लेकिन मैं आपको क्या है सभी प्रकार के बताने का प्रयास करूंगा ट्रिक के माध्यम से, जिससे हम क्या है शॉर्ट में पता लगा सके कि हाँ इसमें क्या लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला है। ओके, तो कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देख लेते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द में पहला हमारा रुस्तम इज डेड रेस यंग पारसी। ओके, तो यहाँ में जिस भी फिल इन द ब्लैंक्स में ए अंदा का प्रयोग यहाँ करना है, तो जहां भी हमें ए अंदा का प्रयोग करना है उसके हम आगे वाला देखेंगे शब्द। तो ये इसी क्या पढ़ेंगे, यंग पढ़ेंगे। ओके, तो यंग लिखेंगे, इसमें या लिखेंगे पहले। ओके, यंग इस प्रकार से ये ए या आ रहा, इसलिए हमारे इसमें ए हो जाएगा। ओके, अगर पढ़ते हैं हम किसी अक्षर को पढ़ने में, ओके पढ़ने में अगर हमारा क्या है आ से लेकर आह तक आ रहा, ओके आह तक आ रहा तो हमारा एन का प्रयोग करना है। पढ़ने में का से लेकर ज्ञा तक आ रहा तो हमारा ए का प्रयोग करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दा का प्रयोग कब करते हैं, जो भी आपका इकलौती चीज हो, पॉपुलर चीज हो, यूनिक चीज हो, इसमें हम क्या है दा का प्रयोग करते हैं। चलो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो हम यंग पढ़ेंगे, यंग में या का उच्चारण होगा, या यज्ञ का। ओके, ए इसलिए ए आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन इज, तब यहाँ आपका है आइसलैंड, इसे आइसलैंड पढ़ेंगे, आ का उच्चारण होगा, आ का उच्चारण होगा, इसलिए ए एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जितनी के मैं आपको बताते जाऊंगा टॉपिक, सभी टॉपिक कवर कराऊंगा, तो शॉर्ट में बता जाऊंगा ताकि आप होने वाले आज के पेपर में प्रॉपर रूप से अच्छे से कर पाए। ओके, ही इज डेड रेस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, ओके कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स लिखेंगे तो यू या यज्ञ का इसमें भी उच्चारण हो रहा है, यूनिवर्सिटी जब लिखेंगे हिंदी में लिखना। ओके, तो या उच्चारण होगा इसलिए ए इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज डेड रेस रोटन एग। अब इसे पढ़ेंगे हम तो क्या उच्चारण होगा, रोटन, रोटन रस्सी का रहा, रोटन। ओके, रस्सी का रहा यानी ए, काशी लेकर ज्ञा तक आता है ना रस्सी का। ओके, ए आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है राम इज डेड रेस एनसीसी कैडेट। तो एनसीसी है, तो एनसीसी में क्या एन को पढ़ेंगे एन, ए एडी का आ रहा। ओके, क्या लिखेंगे एनसीसी, एनसीसी इसको क्या लिखेंगे एनसीसी। ओके, तो ये पहले वाले से अच्छा, तो ए एन का उच्चारण होना, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा एन आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा देयर आर डेड रेस पिक्चर इन दिस बुक। तो अब इसमें आपको क्या है सम एनी का प्रयोग करना है, सम एनी का प्रयोग हो जाएगा। तो आपका जो सिंपल जो इसको अगर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, देखिए रूल तो बहुत सारे हैं। ओके, बहुत सारे इसमें अब बात भी सेक्शन भी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आप क्या है जो सिंपल वाले हैं आप उन्हें सम एनी का आसानी से उपयोग कर सकें। तो जो आपके साधारण वाक्य होते हैं, वो सिंपल वाक्य होते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। ओके, अगर आपका वो इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो फिर आपका एनी का प्रयोग हो जाता है। ओके, तो देख लेते हैं, आपका सिंपल है देयर आर पिक्चर इन दिस बुक, तो हो जाएगा आपका सम का प्रयोग। हुए साथ ही जो अगर निवेदन करते हैं तब भी आप हम क्या है सम का प्रयोग करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी सम एनी प्रयोग पहचानते समय। ओके, प्लीज गिव मी डेड रेस वाटर। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, जस्ट अभी बताया कि जब हम निवेदन करते हैं किसी से प्लीज गिव मी वाटर, तो अब इसमें हम सम का प्रयोग करेंगे। ओके, क्योंकि हमने यहाँ निवेदन किया है। कुछ लाइनें आपको फैक्ट याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या है पहचान पाएंगे। डिड यू डेड रेस वेयर लास्ट नाइट। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, एनी का प्रयोग कब करते हैं, जब नेगेटिव वाला सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव वाली सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। डिड यू आए, जैसे हेल्पिंग वर्ब आगे है, क्वेश्चन मार्क लगा, यानी ये हमारा क्या है इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, यानी इसमें एनी का प्रयोग हो जाएगा। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक 100% लागू नहीं होती, लेकिन आपका 90% आप मान के चले कि आपकी हो जाती है।
क्योंकि अब ये आपका ये प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो ये आपका 80 से 90% काम कर जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेल मी इफ यू हैव डाउट। अब देखिए इसमें भी आपका इंट्रोगेटिव बना, इफ यू हैव डाउट, तो इसमें आपका हो जाएगा एनी। ओके, नेक्स्ट है कालिदास हैज रिटर्न प्लीज। तो अब इसमें हम मैच मैनी का प्रयोग करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका मैनी आएगा। मच का प्रयोग कब करते हैं हम? लिक्विड वाली चीजें में करते हैं। ओके, तरल में। मैनी का प्रयोग करते हैं हम जिन्हें हम नॉर्मल तरीके से गिन सकते हैं। ओके, और मतलब अपन अपनी भाषा में कहें तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में। ओके, तो काउंटेबल में हम करते हैं मैनी का, अनकाउंटेबल में मच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सी हैज चिल्ड्रन। अब यहाँ चिल्ड्रन की बात हो रही है तो चिल्ड्रन को हम गिन सकते हैं। ओके, काउंट कर सकते हो तो मैनी आ जाना चाहिए। यू डिड नॉट मेक डेडेस्ट टी, तो यहाँ आपका मच आएगा क्योंकि टी क्या है? लिक्विड है, इस प्रकार से। ओके, अनकाउंटेबल में आएगा इसलिए आपका मच आ जाएगा। सी हैज नॉट गॉट डेडेस्ट टाइम, तो यहाँ मच टाइम आपका आ जाएगा। ओके, आगे देख ले, आगे नेक्स्ट हमारा ही हैज डेडेस्ट मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। इसमें लिटिल द लिटिल का प्रयोग करना है, लिटिल इसमें आ जाएगा। ही हैज लिटिल मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। नेक्स्ट है डेडेस्ट बुक इज गुड टू रीड। ईच एफडी का प्रयोग करना है। पढ़ने में लगता है कि यह दोनों प्रयोग हो, ईज और एफडी का एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन इसके बहुत सारे रूल हैं, लेकिन आप इस प्रकार से भी समझ कर चल सकते हैं। ईज का प्रयोग करता हम करेंगे जब हमें संपूर्णता की बात होती है, संपूर्णता का बोध हो हमें। ओके, जहाँ लगता है कि यहाँ पूरी चीज की बात हो रही है तो ईज का प्रयोग करना है। एफडी का प्रयोग तब करेंगे जब हम कहें किसी को संख्यात्मक बताएंगे। ओके, प्रत्येक की बात करते हैं, जैसे बुक इज गुड टू रीड, बुक है पढ़ने के लिए अच्छी है, तो पूरी संपूर्ण बुक की बात हो रही है, संपूर्ण बुक की बात हो रही है तो हमारे यहाँ ईज का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है बुक हैज 80 पेजेस। बुक के पास मतलब बुक में कितने पेज है? 80 पेज है। ओके, 80 पेज है, या मतलब एक प्रत्येक पेज को महत्व दिया जा रहा है, प्रत्येक पेज की बात हो रही है, एवरी का आ जाएगा। इस प्रकार से आप सेंस ले सकते हो। बाकी बहुत लॉन्ग रूल है इनके, लंबी बहुत एक टॉपिक की बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। लेकिन अब मैं आपके पास इतना कम समय है तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत पहचान सके। लेट मी नो दैट ड्रेस हैज कम। अब यहाँ बताना हु, वेयर और हुज का प्रयोग करना है। तो यहाँ की व्यक्ति की बात हो रही है, लेट मी नो बताओ हु हैज कम। व्यक्ति की बात हो रही है तो व्यक्ति की बात होती है, आपका हु का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेड ड्रेस आई स्विम, तो कुड आई स्विम आपका इसमें हो जाएगा। ओके, मतलब क्षमता बनाने के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ कुड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है डेड ड्रेस गॉड ब्लेस यू, तो आपका मे गॉड ब्लेस यू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट डेड ड्रेस रेन टू नाइट, तो आपका माइट आएगा। देखिए आपका यहाँ आपका माइट आ जाएगा क्योंकि यहाँ आपके शायद की सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट है सी डेयर्स नॉट टू इट, यहाँ डेयर का साहस के लिए हम क्या है डेयर्स का यूज करते हैं। वुड यू गिव मी बुक्स, तो मैंने क्या बताया आपका क्या आ जा रहा है कि आप मुझे क्या बुक्स दे सकते हैं, तो यहाँ निवेदन की बात हो रही है तो सम का प्रयोग हो जाएगा। दे प्रेफर मिल्क टू टी, तो यहाँ मिल्क टू आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सी इज MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इसे हमें ए एन का प्रयोग करना है, पढ़ेंगे तो एम का उच्चारण होगा, AAD से होगा, AAD यानी आपका एन का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आ से लेकर आ तक अगर आते हैं तो एन आएगा, का से लेकर ज्ञा तक आता है उच्चारण में तो आपका आ आता है। ओके, तो इसमें आपका एन हो जाएगा। यू डेस स्टॉप स्मोकिंग, तो आपका इसमें मस्ट आ जाएगा, जिसमें हमें करना ही चाहिए। ओके, जिसमें बिल्कुल मैं जो काम है वो हमें करना ही चाहिए, उसमें हमारा मस्ट का प्रयोग करना है, करते हैं। ओके, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको क्या धूम्रपान बिल्कुल बंद करना ही चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट वी आर गोइंग डेस अ मैच टुडे, तो अब इसमें हमें क्या है प्लेइंग, प्लेड, टू प्ले, इनमें चारों में से किसी का प्रयोग करना है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा टू प्ले। अब रीजन क्या होगा, तो देखिए रीजन आप यहाँ से ये समझ कर चलिए क्योंकि हमें क्या है टू प्ले का यूज होगा। क्यों होगा, देखिए आप ये आपका कंसेप्ट होता है कि जब भी एक सेंटेंस में केवल कितना एक वर्ब होगा, एक वर्ब आएगा, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ रहे हैं तब हमारा क्या है टू का लगाकर हम दूसरा वर्ब लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा वी आर गोइंग, तो गो एक है एक वर्ब है। ओके, गो वाला एक वर्ब पहले आ चुका है, अब यहाँ प्ले वाला एक प्ले भी खेलना है तो प्ले भी एक वर्ब है, तो प्ले एक वर्ब आ रहा है। ओके, सेंटेंस में तो जब दूसरा वर्ब आता है तो टू लगकर आता है, तो उसमें टू वाला आपका राइट आंसर होगा। ये आप कंसेप्ट ले सकते हैं। आई हैव फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हो या मेनी फ्रेंड्स हो जाएगा। ओके, नॉर्मल ले सकते हैं, काउंटेबल फ्रेंड्स होते हैं इस प्रकार से। ही हैज नॉट गॉट डेस मनी नाउ, तो हो जाएगा एनी। अब देखिए मैंने क्या बताया, तो आपको एनी का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है। तो हैज नॉट लिखा, हैजंट लिखा, हैजंट यानी हैज नॉट लिखा यानी एनी का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाले में एनी का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। नेक्स्ट है ऑन अपॉन का प्रयोग करना है। द बुक इज द टेबल, तो ऑन का प्रयोग हो जाएगा। ऑन और अपॉन का अर्थ एक ही होता है, ऊपर है, लेकिन ऑन का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज ऊपर तो रखी है लेकिन स्थिर हो, कोई चीज ऊपर रखी हो लेकिन स्थिर हो, तब आपका ऑन का प्रयोग करते हैं। अपॉन का प्रयोग करते हैं ऊपर ही के सेंस में करते हैं, लेकिन वो गतिशील होनी चाहिए, गतिशील होती है तब हम क्या अपॉन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज द टेबल, जो बुक रखी है वो टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर जब बुक रखी है तो बिल्कुल शांत एकदम रखी रहेगी जहां रखी है, इसलिए ऑन आपका प्रयोग हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप थोड़ा समझ जाएंगे। द लॉयन जम्प्ड द डियर,
जो लाइन है, जो शेर ने क्या है जंप किया, किसकी, जो हिरण है, हिरण के ऊपर क्या है जंप किया। जब हिरण के ऊपर जंप करेगा तो ऊपर के सेंस में यहाँ भी आपका ऑन अपॉन है, ओके। तो जब जंप करेगा तो ऊपर तो सेंस में आ रहा है, लेकिन क्या गति होगा, क्योंकि जो शेर होगा वो इस प्रकार से यूं जाएगा, किसके ऊपर जाएगा, हिरण के ऊपर कूदेगा, ओके। तो इसमें शेर क्या गति करते हुए जाएगा, इसलिए आपका अपॉन हो जाएगा। जबकि इस वाली कंडीशन में आपका जो बुक है वो स्थिर रखी हुई है, इसलिए ऑन का प्रयोग होता है। तो ऑन अपॉन का अर्थ एक ही होता है ऊपर के सेंस में, लेकिन स्थिर के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। गतिशील का अगर हमें सेंस आ रहा है तो हम क्या अपॉन का यूज करना है। नेक्स्ट है द पेन इज द बॉक्स। इसमें भी आपका वही सेंस रहता है। इनटू का मतलब होता है अंदर के लिए हम सेंस में करते हैं। तो द पेन इज इन द बॉक्स, मतलब जो पेन है वो बॉक्स के अंदर है। लेकिन इसमें अगर स्थिर हो तो आपका इन होगा, गतिशील का बोध हो तो इनटू होगा, सेम वही सेंस है। लेकिन ओके, जैसे सी जम्प्ड इनटू द बेल, ओके। आपको ओके जंप करेगा तो जंप करने में क्या है, गति आएगी, ओके, गतिशील होगी, इसलिए इसमें इनटू आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमन इज डेड मोहन एंड कुणाल। देखिए अमंग और बिटवीन का प्रयोग करना है। तो जब भी दो लोगों के बीच में बात होती है, दो लोगों के बीच में बैठने की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब बहुत लोगों के बीच में बैठने की बात होती है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अमन है जो मोहन और कुणाल के बीच में बैठा हुआ है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में बैठा हुआ है, इसलिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यदि मैं कह देता अमन इज आपका होल क्लास, ओके, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, एमंग आएगा। एमंग में क्या है, जब संपूर्णता की बात होती है तो एमंग का आएगा। दो लोगों के बीच में बैठने की बात आती है तो आपका बिटवीन आता है। नेक्स्ट है अनुराग इज डेड द स्टूडेंट। तो अनुराग आपका इसमें अमंग आएगा, क्योंकि अनुराग बैठा हुआ स्टूडेंट के बीच में बैठा हुआ। अब स्टूडेंट के बीच यानी बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, तो इसलिए आपका एमंग आएगा। लेकिन यहाँ मोहन एंड कुणाल के बीच में बैठने की बात आ रही थी अमन के, इसलिए आपका बिटवीन है। आई होप आप समझ गए होंगे अमंग और बिटवीन का प्रयोग। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है आई अवेक डेड 4 o'clock। अब टाइम के लिए आपको क्या है, हमेशा एट का प्रयोग करना है, तो एट आपका आ जाएगा। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट प्रैक्टिस करा दिया है, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड, ओके। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिसमें पहला हमारा राम इज वेरी ब्रेव, ही यहाँ पर हो जाएगा ही कैन नॉट लॉस द रेस। तो आपको इसमें आपको क्या करना है, सो दैट का प्रयोग करना है। चलिए देख लेते हैं। तो सो दैट के रूल में आपको क्या होता है, अगर वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देते हैं, अगर वेरी आपका रहता है, ओके। देखिए मैं आपको एक बार रूल बता देता हूँ सो दैट का। अगर दोस्तों आपके सेंटेंस में पहले वाले से वेरी दिया हुआ है तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है, दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है, एक ही रूल हो जाता है। यदि अगर हमें क्या वेरी नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें क्या कर देना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम आर, वाज, वर, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाकर दैट का प्रयोग कर देना है, ओके। और इसके बाद दोस्तों तीसरा रूल रहता है कि अगर हमारे सपोज हमारे पास ना ही वेरी दिया हुआ है ना ही हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो फिर हमें इस स्थिति में मेन वर्ब के बाद सो लगाकर दूसरे दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिखना है, ये रूल होता है। अब यहाँ हमें वेरी दिया हुआ है तो हम वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देंगे। राम इज सो ब्रेव, फिर दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है, तो दैट ही कैन नॉट लॉस द रेस। सिंपल हो जाता है। अगर रूल आपको समझ आ गए तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सी वाज लेजी सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। इसको आपको क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ओके। अगर आप समझ गए होंगे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर सही किया कि नहीं किया, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब इसमें TOO2 का प्रयोग करना है, तो देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सो के स्थान पर क्या है TOO2 का प्रयोग कर देना है, फिर इसके बाद डेट के स्थान पर हमें TO2 का प्रयोग करना है। लेकिन जब भी हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या है कैन नॉट या कुड नॉट हटा देते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट हटा देते हैं, वो जो भी इसका सब्जेक्ट दिया रहता है। देख लेते हैं। तो मोहन हो जाता है इज जाता है, सो के स्थान पर हमें TOO2 का प्रयोग करना है, फिर फैट आ जाता है, डेट के स्थान पर TO2 का प्रयोग करना है। बस इसमें आपको क्या है TO2 जब 2 का प्रयोग होता है तो इसमें आपको क्या है कैन नॉट या कुड नॉट हट जाता है। तो कैन नॉट या कुड नॉट जो भी होता है उसे हटा देते हैं। लेकिन जब ये हटेगा तो उसका सब्जेक्ट भी हटेगा, क्योंकि कैन नॉट किस लिए लगा है, ही के लिए लगा है, तो ही कैन नॉट पूरा हट जाएगा, रन फास्ट केवल बचता है। इस प्रकार से आपका रहता है, ओके। नेक्स्ट हमारा एज सून एज का प्रयोग देख लेते हैं, नो सूनर देन का प्रयोग देख लेते हैं। एज सून एज सी सा बी सी बिगन टू बी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही उसने देखा वह क्या है रोने लगी, ओके। तो नो सूनर देन का प्रयोग करना है आपका, ओके। तो देख लेते हैं नो सूनर का देन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो अब एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है, तो एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। फिर जब भी नो सूनर आएगा तो नो सूनर की दोस्ती किसके साथ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ है। तो जो भी इसके साथ सेंटेंस है उसके साथ हम क्या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो अब इसे सी सामी, सी सामी हमारा सेंटेंस है एज सून एज के साथ है, तो ये आपको इसका यूज करना है। लेकिन हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि नो सूनर कहता है कि हमें क्या है इंट्रोगेटिव चाहिए। तो सी सामी का हम क्या है डिड सी सी मी बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। बस देन लगाकर आपको क्या कर देना है, दूसरा सेंटेंस लिख देना है। सिंपल है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नो सूनर की जो दोस्ती है वो किसके साथ रहती है, इंट्रोगेटिव के साथ रहती है। और एज सून एज जब आएगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आएगा, सिंपल सेंटेंस के साथ आएगा। देख लेते हैं। नेक्स्ट अब नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू
और क्लैप। अब इसमें एज सून एज का प्रयोग करना है, तो सिंपल है, नो सूनर के स्थान पर हमें क्या एज सून एज का प्रयोग करना है, तो हम कर देंगे। तो हमने नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग कर दिया। फिर हमारा आगे सेंटेंस डिड सी सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस इतना, तो इसका हम यूज कर देंगे। लेकिन क्या है, एज सून एज कहता है कि हमें क्या है, सिंपल सेंटेंस चाहिए, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस चाहिए। तो ये हमारा लेकिन इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग को हम क्या अफर्मेटिव में बदलेंगे, सी सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। अब आपको बेसिक वाली आपको टेंस बनना चाहिए, ओके। बस आपका फिर आपको क्या है, कॉमा लगा देंगे, देन को आपको हटा देना है, क्योंकि एज सून एज के स्थान पर इसके साथ देन होता ही नहीं है, तो यहाँ कॉमा लगाकर आप क्या है, दूसरा सेंटेंस आपको पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, ही बॉट अ कार, ही वेंट टू मार्केट, एज सून एज का प्रयोग करना है, ओके। जिस स्थिति में अगर आपके पास नहीं आपका नो सूनर दिया हुआ है फिर भी आपका आ जाता है, तो एज सून एज का प्रयोग कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को लिखेंगे जिसमें काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या है, कार खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा, तो आपका ही वेंट टू मार्केट वाला सेंटेंस पहले आएगा, ही बॉट अ कार वाला बाद में आएगा। इसमें ये चलता है कि जो काम पहले इसमें पहले काम होता है वो सेंटेंस पहले आता है, और जो उसमें काम बाद में होता है वो सेंटेंस पीछे जाता है, ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट है, सी सा मी सी बिगन टू बी, नो सूनर इस प्रकार से बन जाएगा, नो सूनर का यूज कर देंगे। फिर हो जाएगा डिड सी, अब इसमें नो सूनर किसके साथ आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आएगा, तो डिड सी भी हो जाएगा। फिर देन लगाकर तो दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना है, ओके। इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर, ओके। इसमें आपको क्या है, अनलेस का प्रयोग करना है, तो इफ के स्थान पर हम क्या है, अनलेस का प्रयोग कर देंगे। तो अनलेस का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है, इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं, तो इसमें नहीं वाला सेंटेंस नॉट वाला पहले ही से जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ से हम क्या है, नॉट गायब कर देंगे, फिर हमारा पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, अनलेस हमने यूज कर दिया, और यू स्पीक इंग्लिश, ओके। यहाँ से आपको नॉट वाला हटा देना है, क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी लगा रहता है अनलेस में, ओके। फिर आपका एजिटेस आ जाता है। नेक्स्ट है, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, इसमें इफ का प्रयोग करना है, तो अनलेस के स्थान पर हम इफ का प्रयोग कर देंगे। फिर यू कॉल मी, अब जो इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट लगा है तो हम क्या है, हटा देंगे, ओके, क्योंकि अर्थ हमारा तभी बन पाएगा, ओके। इसका पहले इसमें नहीं वाला इसमें भी था, नहीं वाला इसमें भी था, लेकिन इसमें अब जब नहीं वाला हटा दिया हमने, इफ के अनलेस के स्थान पर इफ कर दिया, अब इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब इसका अर्थ आएगा, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। इफ यू कॉल मी आई विल अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। अर्थ दोनों का एक ही, कहने का तरीका एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है, ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट है, हमें हु का प्रयोग सीख लेना है, द वाई कम्स एवरी डे इज माई कजन, हु का प्रयोग करना है, ओके। किस प्रकार से इसमें करना है, या फिर यही लिख के आ सकता है, हु की जगह आपका आ जाता है रिलेटिव क्लॉज बनाइए। रिलेटिव क्लॉज किस प्रकार से बनेगा, आपको जिस भी व्यक्ति की बात होती है इसको रखना है, द वाई की बात हो रही है वो रखेंगे। फिर द वाई के साथ अगर हम क्या है, व्यक्ति है तो हु लगा देंगे, और कोई वस्तु है तो हुज लगाएंगे, तो यहाँ व्यक्ति है तो हु का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें लगना है, उसकी बात का लिखना है, कम्स एवरी डे लिख देंगे। फिर दूसरे सेंटेंस में जो बचता है उसके लिखेंगे, लेकिन हमें क्या है, जो सब्जेक्ट उसका हटा देना है, सब्जेक्ट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी, तो माई कजन बस बचता है, तो माई कजन आ जाएगा, इज माई कजन, ओके। तो ही आपके इसमें सब्जेक्ट बस हटा देना पड़ता है, तो इज माई कजन आपका आ जाएगा। तो द वाई हु कम्स एवरी डे इज माई कजन, ओके। इस प्रकार से हम नेक्स्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, द वाई इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, इसका आपको क्या है, आंसर कमेंट बॉक्स बताना है। सेम इसी प्रकार से इसमें हु का प्रयोग करना है, या रिलेटिव क्लॉज इसका बनाना है। आई राइट अ पोएम चेंज वॉइस करना है, तो इसको वॉइस किस प्रकार से करना है, तो इसकी ट्रिक में मेरी क्या है कि पीछे का आगे, पीछे वाला क्या है, पोयम है, आप पोयम है तो आप पोयम आ जाएगा। नीचे की सहायक क्रिया, नीचे की सहायता यानी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका हो जाएगा ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है, आप पोयम के साथ इज रख जाएगा। फिर आपको करना है, आपको वर्ब लिखना है, लेकिन वर्ब का हमेशा वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, ओके। मतलब जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ओके, तो आपका हो जाएगा राइट का हो जाएगा रिटर्न। फिर आपको वाई लगा देना है, फिर आगे का पीछे, आगे जो सब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा, आई का जब पीछे जाएगा तो मी बन जाता है। इस प्रकार से आई पोएम इज रिटन बाय मी। अब मैं आपको आसानी से बताते जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका लंबा टॉपिक रहता है, ओके। तो मैं आपको शॉर्ट में आपको आगे समझा दूंगा, ओके। फिर एक टॉपिक में आपको बेहतरीन तरीके समझा दूंगा, अभी तो मैं आपको केवल शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके। सी कॉल्स मी, चेंज वॉइस करना है, पीछे का आगे, तो मी है तो मी आगे जाएगा, आई बन जाएगा। नीचे की सहायक क्रिया है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपका इसके नीचे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आई के साथ एम लग जाएगा। कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है हमको, वाई लगाएंगे, आगे का पीछे जाएगा, मतलब सी का आपका हो जाएगा हार्ड। इस प्रकार से आपका होता है, ओके। रवि हैज टेकन टी, तो इसका हो जाएगा टी हैज बीन टेकन बाय रवि, तो आपका हो जाएगा टी पीछे तो आगे आ जाएगा। हैज का नीचे का होता है आपका हैज बीन होता है सेंटेंस में, ओके। और टेंस चार्ट आपसे बनती है तो आप समझ में आ पा रहे होंगे। टेकन आपका लगाइए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रहेगा टेकन, वाई आपका हो जाएगा रवि। इस प्रकार से सी डज नॉट टेक टी, इसका आपको वॉइस कन्वर्ट करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ओके। नेक्स्ट है ही डिड इट, चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी इसमें आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डिड आपके यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो ही डिड नॉट डू इट आपका हो जाएगा, ओके। ही डिड नॉट, अभी डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, जबकि डू इसका डिड का क्या बन गया, डू बन गया आपका, ओके। इस प्रकार से
आगे देख लेते हैं। अब इसको आपको जमाना के लिए रहता है, तो हर पेन पुट इंक सम, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ, उसको जमाना का मीनिंगफुल सेंटेंस है। सी पुट सम इंक इन हर पेन, इस प्रकार से आपको बनेगा। बाकी दोस्तों आपकी ये और प्रैक्टिस के लिए दी है, तो इनको भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। आगे आपका एक और दिया हुआ है, तो इसको भी आपको देख लेना है। इसमें आपको हाउ मच का प्रयोग करना है। तो हाउ मच में प्रयोग में क्या करता है, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। ओके, तो हाउ मच का प्रयोग कर देना है। फिर जिस पदार्थ की बात होती है, मिल्क की बात होती है, तो मिल्क को रखते हैं। फिर जो भी आपको बचता है सेंटेंस द सर्वेंट गेव यू, इसको आपको क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव बना देना पड़ता है। तो द सर्वेंट गेव यू का आपको बन जाएगा डिड द सर्वेंट गिव यू। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना पड़ता है, ये आपका रहता है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे है नेक्स्ट हमारा यू मस्ट वर्क यू वांट गेट जॉब। इसमें और का प्रयोग करना है। सिंपल है, दोनों को सेंटेंस को लिख के और बीच में हम इसमें सेट कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है, आपके डू एज डायरेक्ट भी प्रैक्टिस करा दी है। इस प्रकार से दोस्तों हमने डू एज डायरेक्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स बता दी है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।